अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फ़लस्तीन के बारे में बात की थी, इज़राइल के बारे में बात की थी और इंशाल्लाह हम आगे भी फ़लस्तीन के बारे में बात करते रहेंगे, उनकी आज़ादी के बारे में बात करते रहेंगे और बहुत जल्द अल्लाह फ़लस्तीन वालों को इज़राइल के हाथों से आज़ादी दे और वो भी अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुज़ारे। लेकिन हम आज बात करेंगे हिज़्बुल्लाह। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा हिज़्बुल्लाह, जो आजकल जब से ये युद्ध चालू हुआ है हमास के साथ इज़राइल का, जब से आप लोग बीच में ये नाम सुनने लगे हैं, तो हमास की तरफ तो उसका ध्यान है ही, लेकिन साथों साथ इज़राइल का हिज़्बुल्लाह की तरफ भी ध्यान है कि कहीं हिज़्बुल्लाह जंग में ना कूद पड़े। हालाँकि कुछ छोटे-मोटे वाक़ये हो रहे हैं उन लोग के साथ बमबारी, क्योंकि हिज़्बुल्लाह की एंट्री होने के बाद ये जंग जो अभी इस वक़्त जैसा चल रही है, इससे बड़ी जंग बन जाएँगी ये और हो सकता है उसके आगे ये वर्ल्ड वार में चेंज ना हो जाए। इसलिए उसको ये डर भी है। और दूसरी बात, जो अमेरिका वाला जो अभी इंग्लैंड और अमेरिका जो इसके ख़ास समर्थन है, सपोर्टर है इज़राइल के, तो अभी जब से हिज़्बुल्लाह का नाम आने लगा, अमेरिका ने वॉरशिप तक के लाके इज़राइल के करीब समंदर में लाकर खड़ा कर दिया कि अगर हिज़्बुल्लाह की एंट्री होती है तो अमेरिका को उसको रोकने के लिए जो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए उसने वॉरशिप लाकर इज़राइल के करीब लाकर खड़ा कर। तो ये हिज़्बुल्लाह है कौन, कहाँ रहता है? जैसे कि हमास है जो फ़लस्तीन में, अब उसको एक गाज़ा पट्टी है, वो एरिया में रहता है वो। लेकिन हमको हिज़्बुल्लाह के बारे में अभी सही तरीके से जानकारी नहीं है। अगर हमें हिज़्बुल्लाह के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले लिबनान की हिस्ट्री को समझना होगा। लिबनान जो मिडल ईस्ट का एक देश है, जहाँ पर गवर्नमेंट सिस्टम भी बिल्कुल सबसे अलग है पूरे वर्ल्ड में। यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिस्टम जिस तरीके से है वैसा दूसरी जगह कहीं और है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो क्रिश्चियनों की आबादी वो 30 या 35% के लगभग है और बाकी के 60% के लगभग मुस्लिम आबादी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का राज था और फर्स्ट वर्ल्ड वार हारने के बाद उस्मानिया को ये जगह छोड़नी पड़ी और ये जो लिबनान देश है ये फ्रांस के कब्ज़े में आ गया था। और फ्रांस के कब्ज़े में आने के बाद, जब फ्रांस दूसरी आलमी जंग के बाद जब फ्रांस को यहाँ से हटना था, तो उसने कुछ इस तरह से यहाँ पे सिस्टम बनाया कि उसने ये सब सिस्टम लागू किया वहाँ पर कि जो ईसाई लोग हैं उनका ही राष्ट्रपति बनेगा यहाँ, और शिया मुस्लिमों का वज़ीर आज़म बनेगा और सुन्नी मुस्लिमों का स्पीकर जो होता है ना, पार्लियामेंट स्पीकर, वो बनेगा। और जब ये उस वक्त की बात है कि जब इज़राइल वाला फ़लस्तीनियों पर हमला करना शुरू किया था और बहुत जुल्म करने लगा था, उनकी ज़मीन हथियाने लगा था शुरू में, तो यहाँ से बहुत से लोग छोड़ कर, फ़लस्तीनी लोग बहुत से छोड़ कर अलग अलग देश में शिफ्ट हो रहे थे। इसी तरह जैसे मिस्र में शिफ्ट हो रहे थे और गाज़ा पट्टी में भी शिफ्ट, उसी तरह ये लोग, कुछ लोग लिबनान में शिफ्ट होने लगे। लिबनान में जो शिफ्ट होने लगे तो इसमें यहाँ तादाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगी। ऐसा कर कर के यहाँ पे लिबनान में बहुत से लोग, फ़लस्तीनी लोग जो शिफ्ट होने लगे, जो इज़राइल से परेशान थे, सताए हुए थे, जो यानी इज़राइल के ख़िलाफ़ थे, तो वैसे लोग लिबनान में शिफ्ट होने लगे। और इनकी तादाद जब अच्छी खासी हो गई तो ये लोगों ने वहाँ पर लिबनान में इन लोगों ने अपना एक संगठन बनाना शुरू किया। इस तरह इनका ग्रुप वजूद में आया। 1975 के वक्त जब लिबनान में अंदरूनी झगड़े चल रहे थे बहुत, तो उस वक्त लिबनान काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। इज़राइल ने उस वक्त मौके का फ़ायदा उठाया और लिबनान पर हमला कर दिया। और लिबनान पर हमला करने के बाद उसने काफ़ी, जो लिबनान की ज़मीन है काफ़ी, अब यानी पूरा जो साउथ लिबनान था उतना बड़ा एरिया उसने अपने अंडर में ले चुका था और ये चाह रहा था कि यानी यहाँ पर वो राज करेगा, अब ये ज़मीन हथिया लेगा। और हथियाने के बाद भी यानी उसने अगर उसको मजबूरी में छोड़नी भी पड़ी तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा अपना जो सिस्टम बनाकर जाएगा गवर्नमेंट का कि उसमें उसका फ़ायदा होते रहे। जो लिबनान का जो हिस्सा इज़राइल ने हड़पा था, ये कुछ वक्त तक इज़राइल के हाथ में था। फिर उसके बाद जो ईरान में 1980 में जो वेस्टर्न सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वेस्टर्न गवर्नमेंट थी, वो चेंज होकर वो मुस्लिम गवर्नमेंट वहाँ पर सत्ता में आ गई। तो ईरान में जो ये सरकार बदली, ये मुस्लिम सरकार जो आने के बाद सबसे बड़ी चेंजिंग ये हो गई कि जो संगठन था यहाँ पे, जो इज़राइल के सताए हुए लोग थे, ये जो लिबनान में थे और लिबनान में भी फिर इज़राइल का कब्ज़ा हो चुका था, तो ईरान ने फिर उन लोगों को खुलकर समर्थन किया और उनका एक गिरोह बनवाया। तो गिरोह तो उनका था, लेकिन फिर उसको यानी ईरान के सपोर्ट के बाद वो बहुत ताकतवर होने लगा और उसके बाद इन लोगों ने उसका नाम हिज़्बुल्लाह रखा। अब जबकि हिज़्बुल्लाह को ईरान का पूरी तरह से सपोर्ट हो गया, तो हिज़्बुल्लाह ने सबसे पहले जो वहाँ पर फ्रांस, यानी लिबनान में फ्रांस और अमेरिका की फ़ौजें जो थी वो अपना यानी दबदबा रखने के लिए वहाँ पे उनकी फ़ौजें थी उस वक्त भी, तो सबसे पहले उन्होंने उन लोगों को खदेड़ना शुरू किया। और जब आहिस्ता-आहिस्ता जब उनको खदेड़ दिया और जब ईरान और अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका की फ़ौज जब यहाँ से चले गई, तो उनके भी हौसले बुलंद हो गए। फिर उसके बाद उसने इज़राइल से एक लंबी जंग का प्लान तैयार कर लिया ताकि जो इज़राइल ने उनकी ज़मीन हड़पा है उसको वो लोग हासिल कर सके, अपने अंडर में वापस ले सके और इज़राइल को भी यहाँ से भगा सके। और ये लोग जो इज़राइल से जब जंग लड़े
तो इसराइल इनको एक छोटा मोटा बुरा ही समझ रहा, लेकिन ये उस वक्त में इसराइल के ऊपर भारी पड़ गया और इसराइल ये जंग हार गया। और हारने के बाद यानी उसको बाकायदा शर्त के मुताबिक पूरी लिबनान की ज़मीन को खाली करना पड़ा, जितना उसने कब्जा किया था पूरी ज़मीन को खाली करना पड़ा और उसको वापस इसराइल लौटना पड़ा। और जब 2000 में जब पूरी तरह से इसराइल से ये लोग आज़ादी मिल गई, तो वो आज भी वो लोग उस आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं और अभी भी करते हैं। 2000 की जंग के बाद फिर 2006 में भी यानी हिजबुल्लाह से इसराइल ने वापस पलट कर आया और हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया, लेकिन वापस इसराइल को हारना पड़ा। इसलिए मैं और जो आप लोग हमेशा सुनते हैं कि इसराइल कभी जंग नहीं हारा, ये गलत है। इसराइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार जंग हार चुका है, 2000 में और 2006 में भी इसराइल जंग हार चुका है और इसराइल को वापस अपने कदम पीछे लेने पड़े। और हिजबुल्लाह ने यानी ये लड़ाई से पहले ही वहाँ पर इतनी ताकत अपनी बना लिया था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट में भी उसके मिनिस्टर वगैरह वहाँ इलेक्शन जीत कर आए, उसके जो मेंबर लोग हैं इलेक्शन भी जीत के आ गए और वहाँ पे लोग मिनिस्टर की पोजीशन भी यानी सरकार में भी उनकी हिस्सेदारी थी। और ये लोग यानी जो होती है ना पार्टी वगैरह होती है ना, जो देश की राजनीतिक पार्टी होती है, उस तरह की पार्टी बन गई। तो ये इसराइल जो जंग हारा, इससे चिढ़ कर इसराइल ने इसके लिए यानी इससे जंग तो जीत नहीं पाया, इससे चिढ़ के उसने अमेरिका वगैरह इन लोगों के साथ मिल के कुछ और देश यूरोप के इन लोगों ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। यानी मिडल ईस्ट और एशिया के लोगों देश इसमें नहीं शामिल थे, लेकिन अमेरिका वगैरह और इसमें सिर्फ इसराइल के बाद अमेरिका वगैरह और यूरोप के देश शामिल थे, जो इसराइल जंग हारने की वजह से उसको आतंकवादी घोषित कर दिए। बाकी दूसरी जगह कंट्री वाले इसको आतंकवादी नहीं। तो अभी जब से आप देखो हमास के साथ इसराइल की जंग शुरू हुई है, तो जब से ये लोग, क्योंकि बयान सबसे पहले इन लोगों के बयान आना शुरू हुए और ईरान के, और ईरान का इन लोगों को स्टार्ट से लेकर अब तक के पूरी तरह से सपोर्ट है, हथियार वगैरह हर चीज़ हर मामले में ईरान इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान की सपोर्ट के बाद ही इन लोग ने अपने यहाँ जो लिबनान में इसराइल को भगाने में कामयाब हुए। इसीलिए ये लोग भी ईरान को बहुत मानते हैं और ईरान के कहने पर जो ईरान जो कह रहा है ना कि जंग का धमकी, जो अभी इसराइल को भी ईरान ने वार्निंग दी है बहुत, तो उसका मतलब यही है नहीं कि वो जैसे वो अपनी फ़ौज लेके नहीं घुसेगा ऐसा, लेकिन लिबनान वाले जो हिजबुल्लाह वगैरह हैं ये सब लोग को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और हमास को भी सपोर्ट करेगा, यानी उसका मतलब ये है। और हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान अपनी फ़ौज भी भेजे, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कोई देश अगर खुल के बोल रहा है तो वो ईरान है और लिबनान वाले हैं। बाकी तो लोगों की प्लानिंग चल रही है, बाकी देशों की प्लानिंग चल रही है कैसा इसमें स्टैंड लेना चाहिए, उनका आगे प्रोसीजर ये वही है जो फ़लस्तीन से इसराइल के हमले के डर से भागकर लिबनान में बसे। और यानी वही इसराइल से जो परेशान थे और इनके अंदर बहुत आक्रोश था, यानी इसराइल से बहुत चिढ़ थी इन लोगों को। और ये लोग जो इसी तरह ये लोग इसराइल से बदला लेने के लिए ही लोगों ने आगे ग्रो बनाया अपना, क्योंकि इनके दिल में जो था इसराइल के लिए वो आहिस्ता बढ़ता गया। और बाद में ये लोग एक तरीके पूरा जब एक साथ मिल गए लोग, तो बहुत से लोग जब जमा होने के बाद एक साथ मिलने के बाद ये पूरी तरह से फटे और इसराइल ये जंग हारा। इसलिए आप लोग कभी ये बात मत मानना कि इसराइल कोई जंग नहीं हारा। इसराइल लिबनान से 2 बार जंग हार चुका है। आप लोग जाइए इसको देखिए, तारीख में आप लोगों को पता चलेगा। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ करें और जल्द से जल्द वहाँ का माहौल अच्छा हुए और उनको आज़ादी मिले। अल्लाह ताला जल्द से जल्द फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिलाए और उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुज़रे। और आगे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाऊँगा फ़लस्तीन के बारे में, और भी कुछ बातें करेंगे हम लोग। आप लोग मेरा वीडियो देखिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फ़लस्तीन के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़लस्तीन के बारे में बात करना, और फ़लस्तीन जो मेरे दिल में है नहीं मैं वो बोल रहा हूँ फ़लस्तीन के लिए। कुछ जानकारी जो मुझे है वो मैं फ़लस्तीन की आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करता रहूँगा। जैसे मेरे बीच-बीच में और भी मैं जाता हूँ जैसे दरगाह वगैरह और कहीं घूमने, वो वीडियो तो मैं डालता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ा रुका हुआ हूँ, काम की वजह से मैं इतना नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं डालूँगा आगे भी वो सब भी। लेकिन अभी फ़लस्तीन के बारे में जो चल रहा है तो सोचा थोड़ा इस बारे में भी हम लोग कुछ बात कर सकें, तो इसलिए मैं ये आगे ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक बात आपसे मैं कहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नशे जो आजकल नशे में पड़ रहे हैं बच्चे, जवान बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे नशे में पड़ रहे हैं। अपने तो उनके घरवालों से मैं कहूँगा कि अपने बच्चों का ना बहुत ध्यान रखो, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान बढ़ाओ, मोबाइल से भी उनको दूर रखो। कोशिश करो कि मोबाइल उनको वक़्त टाइम टू टाइम मोबाइल उनको यूज़ करने के लिए दें, और उनको आदत डालें कि भाई टाइम टू टाइम ही मोबाइल यूज़ करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से थोड़ा दूर रखें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। क्योंकि जब तरक्की होती है तो सारे रास्ते खुलते हैं, अगर तरक्की नहीं होएँगी तो पीछे रह जाएँगे। क्योंकि अभी हम लोग बहुत सी जगह हम लोग ऐसा ही हुआ है कि हम तरक्की की वजह से पीछे नहीं हुए, यानी मेन पढ़ाई, इल्म। तो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तो अपनी पोजीशन बनाओ एक दुनिया में। तो इंशाल्लाह आगे हमारी पोजीशन अगर हम अभी से ध्यान देते रहेंगे, और अभी तो बहुत माशाल्लाह बहुत बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं,
तो इंशाल्लाह आगे हमारी पोजीशन भी बहुत अच्छी होने वाली दुनिया भर में मुसलमानों की। नशे के चक्कर में पड़े ना, इनको भी दूर करो, अपने बच्चों को ध्यान दो इस तरह से। और जो आपका दोस्त है कोई जो नशे में, तो आप उसको समझाओ वो नशे से दूर करो। ये बहुत बेकार चीज़ है। नशे में आदमी पढ़ने लिखने के बाद भी फिर नशे में पड़ गया तो फिर ख़त्म, उसके लिए सारी चीज़ पानी हो गई। तो आप लोग ध्यान दो अपने दोस्त का, अपने भाइयों का, जितने भी जान पहचान वाले, सब कुछ, हर जो भी, और कोई गैर भी नशा करते दिखता है ना, चाहे वो कोई गैर कौम का हो या कोई भी हो, उसको नशे से दूर रखो। तो हमारे देश को भी आगे बढ़ना है, तो हमारे देश में से भी कोई और कौम का भी अगर नशे में पड़ रहा है तो वो भी हमारे देश के हित में नहीं है। तो हर कोई को बचाओ नशे से, कोई भी, चाहे इंडियन हो कोई भी हो। और हमारे, चाहे आप बोलेंगे हम मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, उसको नशे, अगर आपको मौका मिलता है तो उसको बताओ कि नशा गलत है, ताकि उसके बाद दिमाग में बात जाए। और आप लोग भी, सब लोग अपने जान पहचान सब में आप लोग ये करो कि नशे से दूर रहो। तो चलिए अभी मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोग मेरी दुआ में याद कीजिए मुझे भी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।